गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है विजिंजम पोर्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला सीएम जो है उन्होंने फर्स्ट एवर कार्गो शिप जो है वो फ्लैग कर दी है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट से, जो कि हमारे इंडिया का सबसे पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो डीप वाटर पोर्ट क्या होता है? एक मैन मेड स्ट्रक्चर जो कि पोर्ट या टर्मिनल की तरह यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर नेचुरल गैस को और ऑयल को हैंडल करने के लिए। अब ये स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग हो सकते हैं और इसमें पाइपलाइंस, पंपिंग स्टेशन, सर्विस प्लेटफॉर्म्स, मूरिंग बॉयज़ ये सब कुछ हो सकता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? जहाँ से गुड्स जो है वो ऑफलोड या लोड किए जाते हैं डिफरेंट शिप में, ताकि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। अब इंडिया के पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों नहीं था? तो ये इंडिया को क्यों चाहिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? क्योंकि हमारे पास अभी तक नहीं थे। इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट्स थे, लेकिन एक भी अभी तक जो है वो मेगा पोर्ट या टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने वाला, अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप को सपोर्ट करने वाला पोर्ट नहीं था। तो नियरली 75% जो इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो है, वो अभी तक इंडिया के बाहर से, मेनली कोलंबो, सिंगापुर, दुबई और क्लांग से जो है वो हैंडल किया जाता था, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होता है ना? तो इसीलिए ऐसे पोर्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनके और भी सेविंग्स जो है वो और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स की सेविंग्स तो हो ही रही है, लेकिन जब आप ऐसा पोर्ट बना देते हो तो आप लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो क्रिएट कर देते हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, फिर रेवेन्यू शेयर में इंक्रीज़ आता है, अलाइड बिजनेसेस जो उसके आसपास होते हैं वो चल पड़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये विजिंजम ऑफ कोर्स केरला में लोकेटेड है। अदानी पोर्ट्स और सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको बना रहा है, और ये डिज़ाइन और बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल मॉडल पर बनाया जा रहा है। अब ये DBFOT मॉडल क्या होता है? ये जनरली जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इसको बनाया जाता है। इसमें एक प्राइवेट पार्टनर को जो है वो कंसेशन दे दिया जाता है पब्लिक सेक्टर द्वारा, कि वो फाइनेंस, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन और ऑपरेट करे किसी प्रोजेक्ट को फॉर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 ईयर्स। अब जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो ये प्रोजेक्ट जो है दोबारा से पब्लिक को, गवर्नमेंट या फिर मतलब गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाता है, ठीक है, जिसने कंसेशन दिया था। अब अदानी ग्रुप इसमें लगभग 450 करोड़ के आसपास लगा रहा है। बाकी के जो 1600 करोड़ के आसपास है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एज वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। केरला गवर्नमेंट ने 500 एकर्स ऑफ लैंड भी इसमें दिया है। अब इसमें डील क्या है कि 40 साल तक इसको अदानी ग्रुप चलाएगा। उसके बाद हो सक अगर रेवेन्यू जो है वो कवर नहीं हुआ, तो 20 साल तक एक्स्ट्रा प्रोविजन इसके एक्सटेंड करने के भी हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट के बाद वापस आ जाएगा। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें विजिंजम पोर्ट के, तो ये इसकी नेचुरल डेप्थ जो है वो 18 मीटर तक है, और ये 20 मीटर तक इसको स्केल किया जा सकता है। लोकेशन इसकी बहुत स्ट्रेटजिक है, 10 नॉटिकल माइल्स है ये इंटरनेशनल शिपिंग राउट से, और ये कम्पीट करेगा कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं इसके? लगभग 5000 डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इससे, जिससे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और क्रूज टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा, और लार्ज स्केल ऑटोमेशन की वजह से जो है वो क्विक टर्न अराउंड ऑफ वेसल्स भी यहाँ पर हो पाएगा। अगर हम देखें इसका करंट स्टेटस प्रोजेक्ट का, तो 65% से ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है। एक्चुअली तो ये जो है 5 साल में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन 2017 में ओखी साइक्लोन आया, फिर उसके बाद पैंडमिक आ गई, तो फिर ये डिले हो गया इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्स क्वेक। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थ पे जो है अर्थक्वेक आता है, वैसे ही सरफेस ऑफ मार्स पे हमने जो है वो शेकिंग एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व की है, जिसको हम मार्स क्वेक कहते हैं। ऑफ कोर्स जो लार्जेस्ट एवर मार्स क्वेक रिकॉर्ड किया गया है हमारे द्वारा हिस्ट्री में, वो 2022 में हुआ था, और उसके बारे में पता नहीं लगा था कि क्यों होते हैं ये, तो अब हमें पता लग गया है। नासा के जो इनसाइट लैंडर है, उसने आज तक का लार्जेस्ट क्वेक जो है वो मार्स पर ये रिकॉर्ड किया है, जो 4.7 मैग्नीट्यूड का था। ऑफ कोर्स अर्थ के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं लगेगा आपको, लेकिन मार्स के केस में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेक है, ठीक है। क्योंकि मार्स में जो है जियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा नहीं है जैसे हमारे अर्थ पे है प्लेट टेक्टोनिक्स का। मार्स जो है वहाँ की पे ये क्यों आया फिर मार्स क्वेक, इसके बारे में हमें पता लगा है कि एक्चुअली ये भी
टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही हुआ है विद इन मार्स, और इससे हमें सिस्मिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता लग रहा है मार्स की। अब इस फाइंडिंग से हमें ये पता लगता है कि अनलाइक अर्थ, जिसमें कि अलग अलग जो है क्रस्ट के फॉर्म्स हैं, मतलब लिथोस्फीयर है, फिर आपके अलग अलग से जो है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी लगती है हमारे अर्थ में, लेकिन मार्स तो एक सिंगल अनब्रोकन क्रस्ट है, लेकिन फिर भी उस पर ऐसे कुछ फॉल्ट्स हैं जो एक्टिव है मार्स पे, जिससे कि ये क्वेक्स आते हैं। प्लैनेट जो है वो स्लोली श्रिंक हो रहा है, फिर कूल डाउन होता है, तो उसकी वजह से भी जो है ये आता है, ये क्वेक्स आते हैं। और इस स्टडी से हमें ये पता लग रहा है कि कहाँ पर हमें मार्स पे अगर हमें ह्यूमंस को भेजना है तो कहाँ पे उन्हें नहीं भेजना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेक्स जो है वो आने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो कैसे कौन सी जगह को अवॉइड किया जाए, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक लेटर जो है वो इशू किया है AIS ऑफिसर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कैसे अपना GPF का क्लेम ले सकते हैं। तो GPF भी एक तरह से प्रोविडेंट फंड अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी रिटायरमेंट इनकम का एक सोर्स बना सकें। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउ करता है कि वो अपनी सेविंग्स को एक्यूमुलेट कर सकें ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर। तो ये सब टेम्प्रेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी अवेलेबल होता है, री एम्प्लॉयड पेंशनर्स के लिए भी अवेलेबल होता है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो होता ही है ऑफ कोर्स। लेकिन ये याद रखो, प्राइवेट सेक्टर वर्कर जो है वो GPF के एलिजिबल नहीं होते हैं। अब इसमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी जो है वो डालना पड़ता है इसमें हर महीने, और एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी GPF डिडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका विड्रॉल कैसे होता है? जैसे ही आप रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन देते हो तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। इसके अगेंस्ट लोन भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस के बाद। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं, जब वो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं या अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो वो अपने GPF बैलेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर वो अपने न्यू एम्प्लॉयर में उसको शिफ्ट भी करा सकते हैं। और इन केस वो पास अवे हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनके नॉमिनी को मिल जाता है वो पैसा। ठीक है, और इसमें कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है, क्वार्टरली रिवाइज होता है ये रेट। GPF जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर जो है वो एडमिनिस्टर करता है। ये स्कीम सेवरल बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, इंक्लूडिंग टैक्स सेविंग, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और गारंटेड रिटर्न्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफ्थेरिया। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गिनी को उन्होंने वार्न किया है कि आउटब्रेक ऑफ डिफ्थेरिया जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। तो डिफ्थेरिया क्या है? एक हाईली कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज़, थ्रोट और विंड पाइप से होती है, मतलब कर देती है रादर। तो ये होती कैसे है? बैक्टीरिया से होती है, एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। ये ट्रांसमिट कैसे होती है? इन्फेक्शन से, म्यूकस मेम्ब्रेन के। डिफ्थेरिया बैक्टीरिया जो है वो जनरली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू पास ऑन होता है। जनरली इससे लोग सिक भी हो जाते हैं अगर इन्फेक्टेड ओपन सोर्स या अल्सर्स को जो है वो किसी तरह से टच करें तो। जनरली 2 से 5 दिन के बाद सिम्टम्स अपेयर होने शुरू हो जाते हैं जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है, और इसमें थिक ग्रे मेम्ब्रेन थ्रोट और टॉन्सिल्स पे आ जाती है, सोर थ्रोट और हॉर्सेंसनेस हो जाती है, स्वॉलन ग्लैंड्स, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, नेसल डिस्चार्ज, टायर्डनेस, फीवर, चिल्स। अगर टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो उससे हार्ट, नर्व या किडनी डैमेज भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो है वो स्किन को भी इन्फेक्ट करता है, जिससे कि ओपन सोर्स या अल्सर्स भी हो सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शंस भी इसमें रेयरली हो सकती हैं। तो एंटी टॉक्सिन्स और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपार। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली स्टेट्स को नोटिफाई किया है कि वो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको अपार कहा जा रहा है, उसका प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने का शुरू कर दें। तो अपार एक तरह से वन नेशन वन स्टूडेंट ID की तरह इसको डब किया जा रहा है, एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री है। अपार जो है वो हर स्टूडेंट को प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी, और इसमें ये जो है आधार ID के साथ ही एक तरह से लिंक होगा। स्टूडेंट्स जो है अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर पाएंगे आधार ID या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और ये लाइफ लॉन्ग ID नंबर होगा। अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स, लर्निंग आउटकम्स, को करिकुलर अचीवमेंट्स, उन सब को वो डिजिटली स्टोर कर पाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट्स, सर्टिफिकेट्स,
ईज़िली एक्सेस कर पाएँगे। स्टूडेंट्स एक स्कूल से जब दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या कॉलेज में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनको हैसल नहीं रहेगा अपने जो है एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करवाने का। स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही है, बल्कि अथॉरिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, एजुकेशनल बोर्ड्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें। और गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी जो है वो ड्रॉप आउट रेट्स को मॉनिटर कर पाएंगी। एनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो ऑफ कोर्स स्कूल के लेवल पर ही होगा, पेरेंट्स के कंसेंट के साथ, और डेटा जो है वो कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा ही जो सिर्फ शेयर किया जाएगा, और इसको एक सेंट्रली फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशन पोर्टल पर स्टोर किया जाएगा डिजिटली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं TB-D1 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है वो फर्स्ट एवर टेस्ट फ्लाइट TB-D1 जो है वो गगनयान मिशन का लॉन्च करने वाला है 21 अक्टूबर को। तो TB-D1 मिशन क्रू मॉड्यूल की रेडीनेस को जो है इवेल्युएट करेगा। एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है, जिसमें कि क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम्स जो है के पेलोड्स लगे हैं। तो ये एक तरह से अबॉर्ट कंडीशन को सिमुलेट करने का टेस्ट है। मतलब होगा क्या कि अगर अ, कोई किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है गगनयान मिशन पे, तो जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं या जो ह्यूमंस जा रहे हैं स्पेस फ्लाइट में, वो कैसे उनको बचाया जा सके, उसके लिए ये मिशन है। तो अबॉट और क्रू एस्केप सिस्टम है बेसिकली। क्रू एस्केप सिस्टम में क्या होगा कि अगर कुछ भी खराबी दिखती है, तो एकदम से जो है वो क्रू को ये मिशन को अबॉर्ट करके क्रू को कैसे सेफली जो है वो वहाँ से निकालना है। तो एक क्रूशल सिस्टम बन जाता है ये गगनयान मिशन के लिए, कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकें। अब इस टेस्ट में होगा क्या कि 17 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर लेकर जाया जाएगा, और फिर इसको टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काटी बिहू। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली PM मोदी ने जो है बेस्ट विशेस दी हैं काटी बिहू की पीपल ऑफ असम के लिए। तो ये आपके स्टेट ऑफ असम में सेलिब्रेट किया जाता है। काटी मीन्स कट, और ये राइस सैपलिंग्स जब कट की जाती हैं तो उस टाइम पर जो है ये काटी बिहू को मनाया जाता है। इसको कोंगली बिहू भी कहा जाता है। इस महीने में कोई भी ज़्यादा खाने को नहीं होता है ऐसे क्रॉप्स। तो जनरली अर्दन लैम्प्स या कैंडल जो है लाइट किए जाते हैं लोगों द्वारा अपने घरों में, और तुलसी प्लांट की भी पूजा की जाती है। तो ये कहा जाता है कि मस्टर्ड ऑयल के जो लैम्प्स जलाए जाते हैं, उससे एंसेस्टर्स अपने हेवन की तरफ मूव कर सकते हैं उस लाइट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओरियोनिड मीटियोर शावर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओरियोनिड मीटियोर शावर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मीटियोर्स जो है वो मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 21 एंड 22 के बीच में हमें दिखाने वाला है। तो ये ओरियोनिड मीटियोर शावर क्या एक एनुअल फिनोमिना होता है, जो कि हर साल अक्टूबर में होता है, जब अर्थ उस ऑर्बिट से पास करती है जहाँ पर हेलीज कॉमेट की डेब्री जो है वो रह गई है। तो वो हमारे जो है वो अर्थ में मीटियोर की तरह आती है। ठीक है। तो ये कॉमेट जो है लगभग 76 ईयर्स के बाद ऑर्बिट करता 76 ईयर्स लगाता है सन को ऑर्बिट करने में। और ओरियोनिड जो हैं वो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह देखने को मिलते हैं। ये मीटियोर क्या होता है? मीटियोराइड्स जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं हाई स्पीड से और बर्न अप हो जाते हैं। मीटियोर शावर्स हर साल होते हैं या फिर रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं, जब अर्थ किसी ट्रेल ऑफ डस्टी डेब्री को, जो कि कॉमेट द्वारा छोड़ दी गई है, उसके पास से निकलती है, तभी ये मीटियोर शावर्स होते हैं। जनरली ये मीटियोर शावर्स इसीलिए किसी स्टार या कॉन्स्टलेशन के नाम पर ही रखे जाते हैं। जैसे इस केस में ओरियन कॉन्स्टलेशन, जिसका आपको स्टार पता होगा बीटल ग्यूज सबसे बड़ा स्टार है, उस कॉन्स्टलेशन का ही जो है ये मीटियोर शावर है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Vizhinjam Port. This topic is important for your economy section. Kerala CM has recently flagged the first ever cargo ship at the under construction Vizhinjam International Seaport project, which will be the first deep water transshipment port from India. So what is deep water port? It is a man-made structure which is used as port or terminal to transport, store or handle oil or natural gas. So these structures can be fixed or floating, and they are located beyond state seaward boundaries. So they can include pipelines, pumping stations, service platforms, mooring buoys. So what is a transshipment port?
So transshipment port is a port where goods are offloaded and loaded into a different onto a different ship. Okay, so why India needs such a container shipment port? Because India has lack of infrastructure regarding in ultra large container ships. So we have 13 major ports, but country lacks a landside mega port and terminal infrastructure to deal with the ultra large container ships. So nearly 75% of our transshipment cargo is handled at ports outside India, mainly in Colombo, Singapore, Dubai, and Klang. So there are also other benefits like developing such ports will accrue benefits like forex savings, development of related logistics infrastructure, deep water container transshipment port will also attract large number of container transshipment traffic, and it will also develop other allied businesses like ship chandlery, ship repair, crew change facility, logistics value added services, etc. Okay, so what is this Vizhinjam International Seaport Project? So it is located in Vizhinjam, of course, in Kerala, and it is being built by Adani Ports and Says Private Limited. So it is being built on a design, build, finance, operate, and transfer model called the DEBFORT model. So DEBFORT is a uh, public-private partnership model in which the private partner is responsible for designing, building, financing, operating, and transferring the project to the public sector at a later date. So DEBFORT model is meant for large scale infrastructure projects in which the private partner is granted a concession by the public sector to operate, own, construct this project for a period of 20 to 30 years, and after that period the project gets returned to the government entity who has given this concession. So in this agreement, out of the total investment, Adani Group will be investing 2454 crore rupees, and another 1635 crore rupees will be mobilized from state and central governments as viability gap funding. Kerala government has already given 500 acres of land, and this DEBFORT deal is for 40 years with provisions extending for 20 years. So it will be India's first national deep water transshipment port, which will have a natural depth of more than 18 meters, scalable up to 20 meters, and it will be having a strategic location, and it will be located just 10 nautical miles from the international shipping routes, and it is expected to compete with Colombo, Singapore, and Dubai. It will also have immense economic benefits because it is going to generate 5,000 direct job opportunities apart from giving a boost to an industrial corridor and cruise tourism. It will also have large scale automation for quick turnaround or time for vessels. So as per the project, 65%, as per the current status of the project, 65% plus project is completed. It was supposed to complete in by 2020, but the 2000 Oki cyclone and the COVID-19 pandemic after that resulted into the delay. So the next topic is Marsquake. This topic is important for your science and tech section. So just like on Earth, surface of Mars has also witnessed vigorous shaking, and that's why it's called Marsquake. And this is the largest ever Marsquake was recorded in history, and it happened in 2022 when in May 2022 NASA's InSight lander detected the largest quake. It had a magnitude of 4.7, which is of course fairly modest by Earth standards, but it is very strong for Mars. Mars does not have the same geological process called plate tectonics, which usually causes earthquakes, and the recent search by scientists have found that the tectonic activity was happening within Mars itself, and it led to this Mars quakes. So, what are the significance of the findings? So, the largest Mars quake, which was seen by NASA's InSight, was tectonic, and it was not an impact. So, unlike Earth, which has an outer layer called the crust, and it is divided into big plates, Mars has a single unbroken crust, but still there are faults which are active on Mars. Why? Because the planet is slowly shrinking and cooling down because of extreme temperatures, and this is there is no active plate tectonic process going on and on Mars, but these faults trigger quakes. Okay, so why is it important for us to understand it? Because when we would be sending human to land on Mars, we should be knowing where to land them and where it would be better to avoid the launch.
So the next topic is General Provident Fund. This topic is important for your governance section. So Department of Personnel and Training has recently issued a letter explaining the procedure to retiring AIS officers on central deputation as to how they can follow to claim their GPF. So GPF is a type of provident fund account which is available only for government employees in India. The primary objective of this fund is to provide a dependable source of retirement income for government employees, and it allows government employees to accumulate savings over their employment tenure. And all temporary government servants who have given their service continuously for 1 year are eligible for it. All re-employed pensioners, permanent government servants, private sector workers, they are not eligible for GPF. Okay, so this GPF is mandatory scheme for government employees, and it requires them to contribute a certain percentage of their salary towards the fund. Employees can also increase their GPF deductions as per their choice, and employees can withdraw their savings from the fund upon retirement or resignation from service. They can take out loans against the GPF account. Employees who transfer to another government department or leave their job can also withdraw their GPF balance or transfer it to their new employer. So GPF will be paid to their nominee if the employee passes away. It also offers competitive interest rate periodically. Um, and This scheme is administered by Department of Pension and Pensions Welfare. The scheme also offers several benefits including tax savings, low risk investments, and guaranteed returns. So the next topic is diphtheria. This topic is important for your social issues. So World Health Organization has said that Health Ministry of Guinea has reported an outbreak of diphtheria, which is a highly contagious and infectious disease, and it causes inflammation of the nose, throat, and windpipe. It is caused by strains of bacteria, and it can transmit from a person with the infection to any mucous membrane in another person. Diphtheria bacteria spreads from person to person, usually through respiratory droplets like from coughing and sneezing. The person can also get sick from touching an infected open sore or ulcers. So generally the symptoms start appearing between 2 to 5 days after a person becomes infected. And what are the signs and symptoms? So mucus develops, sore throat happens, swollen glands, difficulty breathing or rapid breathing, nasal discharge, tiredness, fever, and chills. All this happens in diphtheria. So if the toxin gets into the bloodstream, then it can cause heart, nerve, or kidney damage also. It can also infect the skin, causing open sores or ulcers, but it rarely results in severe diseases. Okay, so generally the treatment involves antitoxins and antibiotics. So the next topic is APAR. This topic is important for your governance section. Union Education Ministry has recently notified states that they should begin the process of introducing the automated Permanent Academic Account Registry, or APAR, which will be One Nation One Student ID, and it's an education ecosystem registry. It will give each student enrolled from pre-primary to higher education a unique identification number. It will be in addition to their Aadhaar ID, of course, and they would be able to authenticate themselves on APAR through their Aadhaar ID or officially recognized documents. So what will be the benefits of it? It will be a lifelong ID number for them. They would be able to digitally store their exam results, learning outcomes, co-curricular achievements, their transcripts, certificates, etc. And students who are transferring from one school to another will face less hassle in obtaining admission to a new institution in any part of the country. It would also make it easier for authorities, educational boards, and institutions to track student progress, monitor their performance, and assess the effectiveness of student education policies. It will also help government agencies to monitor dropouts, and enrollment process will be carried out by the school with the consent of the parents. Data will be shared only with concerned government agencies whenever required, and this data will be stored in a centrally functioning district information for education portal. So the next topic is TVD1 mission. This topic is important for your science and tech section. So ISRO is set to launch its first ever test flight called TVD1 for Gaganyaan mission.
So this test vehicle abort mission 1 will evaluate crew modules readiness for the Gaganyaan mission. It is a single stage liquid rocket developed specifically for the abort mission. It will consist of crew module and crew escape systems, uh, and it will simulate the abort condition in case of any malfunctioning in the Gaganyaan mission. So this abort and crew escape system would operate on a similar principle to an ejection seat which is found on fighter jets, and it will be having the primary goal of safeguarding the lives of crew members in the event of any anomaly in the flight. So this crew escape system is engineered to automatically function across various altitudes. So it will simulate, and this test will simulate an abort condition during the trajectory. So this test will be carried out at an altitude of about 17 kilometers. So the next topic is Kati Bihu. This topic is important for your art and culture section. So Prime Minister Modi has recently extended his best wishes on the auspicious occasion of Kati Bihu to the people of Assam. So this Kati Bihu is celebrated in the state of Assam. It Kati means cut, and this day marks the time of relocation of rice saplings. It is also known as Kongali Bihu. During this month, there is not much to eat, so people celebrate this festival by lighting the earthen lamps or candles, and they lit their house with lighting. They light diya near Tulsi plant also. So they believe that these lighted lamps will guide their ancestors towards heaven. So the next topic is Orionid meteor shower. This topic is important for your science and tech section. So Orionid meteor shower is expected to rain down its greatest number of meteors on the mornings of October 21 and 22. So this Orionid meteor shower is an annual phenomena which lights up the sky every October. So it is produced when Earth passes through the debris left behind by Halley's comet. This comet orbits the Sun approximately every 76 years, and it expels dust particles from its nucleus, creating a trail of debris in its path. So Orionids are viewable in both northern and southern hemisphere. And what is a meteor? Meteors are basically the shooting stars, and they happen annually or at regular intervals when the Earth passes through the trail of dusty debris left by a comet. And these meteor showers are usually named after a star or constellation. Like in this case, Orion is the constellation which is having the biggest star called Betelgeuse. And because when Earth would be passing through this constellation, the Halley comet's debris would be falling on Earth, so it would create this meteor shower. Okay, so please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. These were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.